Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की। थोड़ी गहरी बातें हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आसान लगे। हाँ, बिल्कुल। ये विषय हैं तो टेक्निकल, पर जरूरी बहुत हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो इन सब चीजों का एक तरह से पूरा नक्शा देती है। मतलब रिसर्च के आइडिया से लेकर जो नतीजे आते हैं उनका विश्लेषण कैसे करना है, सब कुछ। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे ज्ञान के भंडार से सबसे काम की बातें निकालकर सामने रखें। बिल्कुल, एक तरह से इसे डिकोड करें ताकि समझने में आसानी हो। हाँ, डिकोड करें, बढ़िया शब्द है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सोर्स बताता है कि रिसर्च क्यों, मतलब इसका मकसद क्या है, जरूरत क्या है, दायरा कितना बड़ा है। और साथ ही दो कॉन्सेप्ट्स पर भी जोर है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, EBM। हाँ, EBM। हाँ, मतलब जो भी इलाज हो वो सबूतों पर आधारित हो, अंदाजे पे नहीं। सही कहा। और दूसरा है इंटेग्रेटिव मेडिसिन, जहाँ कोशिश है कि पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों को साथ लाया जाए। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सोर्स एकदम से इतिहास में चला जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब सिर्फ आज की बात नहीं, ये आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में जो सबूत मिलते हैं या जिस तरह से वहां चीजों को परखा जाता था, उसका भी जिक्र करता है। अरे वाह, तो ये तो काफी होलिस्टिक अप्रोच हुआ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सबूतों की खोज कोई आज की बात नहीं है। ये नजरिया बड़ा दिलचस्प है। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई थोड़ी भूमिका। अब जरा रिसर्च के अलग अलग प्रकारों पर आते हैं। सामग्री में तो कई नाम दिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, बेसिक, अप्लाइड, ट्रांसलेशनल, फिर वो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड भी। हाँ, मिक्स्ड भी, ऑब्जर्वेशनल, इंटरवेंशनल, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल। बाप रे, इतने सारे नाम। क्या ये सब समझना जरूरी है? देखिए, जरूरी तो है, क्योंकि हर टाइप का रिसर्च करना एक अलग मकसद होता है और तरीका भी अलग होता है। अच्छा, जैसे? अब जैसे बेसिक रिसर्च है, उसका काम है बस ज्ञान बढ़ाना, जैसे सेल कैसे काम करता है ये समझना। हो सकता है उसका तुरंत कोई फायदा ना दिखे। वहीं अप्लाइड रिसर्च किसी खास प्रॉब्लम का हल ढूंढती है। मान लीजिए कोई नई दवाई, उसका असर देखना है। ओके। और ट्रांसलेशनल रिसर्च क्या करती है, वो उस बेसिक ज्ञान को क्लिनिक तक, मतलब मरीजों के इलाज तक ले जाने का ब्रिज बनाती है। समझ गए। और वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वाला? हाँ, क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स से डील करते हैं। हाँ। कितने मरीज ठीक हुए, बीपी कितना कम हुआ, आंकड़े। ठीक है। जबकि क्वालिटेटिव में हम अनुभवों को, विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई मरीज किसी बीमारी के साथ कैसा महसूस कर रहा है, उसकी फीलिंग्स। तो अगर ये फर्क नहीं समझेंगे तो सही रिसर्च डिजाइन कैसे चुनेंगे? सही बात है। और डिजाइन चुनने के साथ ही एक और बहुत जरूरी बात आती है जिसका जिक्र है इसमें, रिसर्च एथिक्स, शोध की नैतिकता। हाँ, ये तो मतलब बुनियाद है किसी भी रिसर्च की। सोर्स इस पे बहुत जोर देता है। क्यों जरूरी है इतना? इसलिए ताकि जो लोग रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे इंसान हो या जानवर, उनके अधिकार सुरक्षित रहें, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। अच्छा। इसीलिए तो ये कमिटीज होती हैं, IAEC जानवरों के लिए और IHEC या IEC इंसानों पर होने वाली रिसर्च के लिए। हाँ, सुना है इनके बारे में, ये अप्रूवल देती हैं। हाँ, ये रिसर्च शुरू होने से पहले प्रपोजल को देखती हैं कि सब नैतिक रूप से ठीक है या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब नतीजे आ जाते हैं तो उन्हें ईमानदारी से पब्लिश करना, वो पब्लिकेशन एथिक्स भी बहुत जरूरी है। ये सब मिलकर ही रिसर्च पर भरोसा बनाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो एथिक्स के बाद अब आते हैं असल डिजाइन पर। यहाँ भी कई टेक्निकल नाम हैं, केस रिपोर्ट, केस सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, कोहॉर्ट, केस कंट्रोल। हाँ, और वो सबसे फेमस वाला RCTs, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। ये सुनने में बड़े भारी लगते हैं। टेक्निकल, पर इनका आइडिया समझना जरूरी है। अब जैसे केस रिपोर्ट है, वो किसी एक मरीज का खास अनुभव बताती है। अच्छा। या केस सीरीज में कुछ मरीजों का। इनसे कई बार किसी नई बीमारी का या दवा के साइड इफेक्ट का पहला क्लू मिलता है। ओ। क्रॉस सेक्शनल स्टडी
एक पॉइंट ऑफ टाइम पर चीजों को देखती है। जैसे आज दिल्ली में कितने लोगों को डायबिटीज है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल उन्हीं लोगों को लंबे समय तक फॉलो करती है। कोहॉर्ट स्टडी में हम एक ग्रुप को चुनते हैं और देखते हैं कि टाइम के साथ उनमें क्या होता है। और केस कंट्रोल में हम बीमारी वालों की तुलना बिना बीमारी वालों से करते हैं, कारण जानने के लिए। और आरसीटी, उसे गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं? आरसीटी को खासकर दवाइयों के असर को जांचने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका डिजाइन बहुत सख्त होता है। इसमें ये रैंडमाइजेशन, मैचिंग, ब्लाइंडिंग, बायस, ये सब शब्द भी आते हैं। इनका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, रैंडमाइजेशन का मतलब है कि मरीजों को अलग अलग ग्रुप में, जैसे एक को नई दवा, दूसरे को पुरानी या प्लेसिबो, बिल्कुल रैंडम तरीके से डाला जाता है, कोई पक्षपात नहीं। अच्छा। ब्लाइंडिंग का मतलब है कि या तो मरीज को या डॉक्टर को या दोनों को डबल ब्लाइंड, पता नहीं होता कि किसे क्या मिल रहा है। जैसे वो कोल्ड ड्रिंक टेस्ट? हाँ, बिल्कुल वैसे ही, ताकि किसी की उम्मीद या जानकारी का असर नतीजे पर ना पड़े। समझ गई। और मैचिंग? मैचिंग कभी कभी करते हैं ग्रुप्स को कुछ चीजों में एक जैसा बनाने के लिए, जैसे उम्र या जेंडर में। और बायस? बायस मतलब किसी भी तरह का झुकाव या एरर जो नतीजों को गलत दिखा सकता है। एक अच्छा डिजाइन इन सब चीजों को कम करने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये असल में क्वालिटी कंट्रोल के तरीके हैं। बिल्कुल। अब जरा पूरी रिसर्च प्रक्रिया पर आते हैं। सोर्स इसे स्टेप बाय स्टेप बताता है, जैसे कोई सफर हो। हाँ, ये एक सफर ही है। पहला कदम है एक सही रिसर्च सवाल या टॉपिक चुनना। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू, मतलब देखना कि इस पर पहले क्या काम हो चुका है। ओके। उसी के बेस पर बनती है हाइपोथेसिस, यानी आपका अंदाजा या प्रस्ताव, जिसे आप टेस्ट करेंगे और रिसर्च के उद्देश्य तय होते हैं। और इसके बाद होती है प्लानिंग, मटेरियल्स एंड मेथड्स वाला हिस्सा। सब कुछ तय करना, कौन शामिल होगा, डेटा कैसे लेंगे, कौन से टेस्ट होंगे, पूरी तैयारी। हाँ जी। फिर आता है एक्चुअल काम, रिसर्च कंडक्ट करना, डेटा इकट्ठा करना, उसे संभालना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। और आखिर में नतीजों के आधार पर निष्कर्ष निकालना और फिर उसे साइंटिफिक तरीके से लिखना, रिपोर्ट करना। ये पूरा प्रोसेस है। और अच्छी बात यह है कि इस सफर में मदद के लिए अब कई मॉडर्न टूल्स भी हैं। सोर्स में पबमेड, स्कोपस जैसे डेटाबेस का जिक्र है। हाँ, ये तो रिसर्च की दुनिया के गूगल जैसे हैं। लाखों पेपर्स मिलते हैं यहाँ। और भारत में आयुष रिसर्च के लिए भी खास पोर्टल्स बताए हैं। AUS रिसर्च पोर्टल और नमास्ते पोर्टल। हाँ, ये स्पेसिफिक है। और टेक्नोलॉजी का रोल यहीं नहीं रुकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी जिक्र है। AI कैसे मदद कर सकता है? देखिए, AI लिटरेचर खोजने में मदद कर सकता है, बड़े डेटा से पैटर्न ढूंढ सकता है, शायद आगे चलकर हाइपोथेसिस बनाने में भी। ये दिखाता है कि रिसर्च कैसे बदल रही है। सही में। और जब रिसर्च हो गई, नतीजे आ गए, तो उसे दुनिया को बताने का एक स्टैंडर्ड तरीका भी होना चाहिए। यहाँ केयर, कंसोर्ट, अराइव जैसे गाइडलाइंस की बात है। हाँ, इनका मकसद है ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी। जैसे कंसोर्ट बताता है कि एक RCT की रिपोर्ट में क्या क्या लिखना जरूरी है। अच्छा। केयर केस रिपोर्ट्स के लिए है, अराइव एनिमल स्टडीज के लिए। इनसे होता यह है कि कोई दूसरा रिसर्चर आपकी स्टडी को ठीक से समझ सकता है, उसकी कमियां खूबियां देख सकता है। और नतीजों की तुलना करना भी आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। और नतीजों को शेयर करने के साथ साथ उन्हें प्रोटेक्ट करने की भी बात है। IPR, पेटेंट और ये TKDL क्या है? IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट आपकी नई खोज को कानूनी सुरक्षा देते हैं। और TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। वो कैसे? इसमें भारत के पारंपरिक ज्ञान जैसे आयुर्वेदिक नुस्खे वगैरह का डिजिटल रिकॉर्ड है, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति गलत तरीके से इन पर पेटेंट न ले सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कदम है। हाँ, और आखिर में सोर्स रिसर्च क्रिटिकिंग की बात करता है, मतलब किसी छपे हुए रिसर्च पेपर को ध्यान से पढ़ना, उसकी पड़ताल करना। ये स्किल तो सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल, जो भी एविडेंस के आधार पर कोई फैसला लेना चाहता है। वाह, तो ये तो हुई रिसर्च की पूरी कहानी। लेकिन डेटा इकट्ठा होने के बाद असली खेल शुरू होता है आंकड़ों का, स्टैटिस्टिक्स का। अब कहानी उस तरफ मुड़ती है। सही कहा आपने। रिसर्च से जो डेटा मिलता है वो तो बस नंबर्स या फैक्ट्स का ढेर होता है। स्टैटिस्टिक्स वो टूल है जो उस ढेर से मतलब निकालने में मदद करता है। सोर्स बताता है कि मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का मकसद है मेडिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना और उससे भरोसेमंद नतीजे निकालना। ओके। इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो डेटा का निचोड़ बताती है, जैसे एवरेज क्या है,
डेटा कितना फैला हुआ है। ठीक है। और दूसरी है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये एक छोटे ग्रुप यानी सैंपल के डेटा के आधार पर पूरी आबादी यानी पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाती है। अच्छा, जैसे कि क्या ये दवा पूरी आबादी के लिए काम करेगी? एग्जैक्टली और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स आयुर्वेद जैसे पारंपरिक सिस्टम्स में भी स्टैटिस्टिक्स की बढ़ती जरूरत का जिक्र करता है। तो स्टैटिस्टिक्स की गाड़ी स्टार्ट होती है डेटा से। सोर्स में डेटा के टाइप्स बताए हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। हाँ, क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स वाला, क्वालिटेटिव यानी डिस्क्रिप्टिव। और क्वांटिटेटिव भी दो तरह का, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। जिसे माप सकें, जैसे हाइट या वजन 165.5 सेंटीमीटर, 60.2 किलो। इसमें पॉइंट्स में वैल्यू हो सकती है। और फिर वो स्केल्स भी हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ये क्या बला है? ये डेटा को कैटेगराइज करने के तरीके हैं। नॉमिनल सिर्फ नाम है, कैटेगरी है, जैसे ब्लड ग्रुप ABO, कोई क्रम नहीं। ठीक। ऑर्डिनल में क्रम होता है, पर बीच का अंतर बराबर हो जरूरी नहीं, जैसे दर्द हल्का, मीडियम, तेज या संतुष्टि का लेवल। इंटरवल में क्रम भी है, अंतर भी बराबर है, पर असली जीरो नहीं होता, जैसे टेम्परेचर सेल्सियस में 0 डिग्री का मतलब गर्मी का पूरी तरह खत्म होना नहीं है। अच्छा। और फिर रेशियो स्केल में सब कुछ है, क्रम, बराबर अंतर और असली जीरो, जैसे हाइट, वजन, उम्र। 0 किलो मतलब बिल्कुल वजन नहीं। तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल करना है? बिल्कुल सही। हर डेटा टाइप के लिए अलग तरीका होता है। अच्छा, तो डेटा सिर्फ नंबर नहीं, उसकी अपनी पहचान है। और फिर कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पॉपुलेशन, सैंपल, वेरिएबल्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एट्रीब्यूट्स। ये तो स्टैटिस्टिक्स की अपनी भाषा लग रही है। ही पॉपुलेशन वो पूरा ग्रुप है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जैसे भारत के सारे डायबिटिक पेशेंट्स। पर सबका टेस्ट तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक छोटा हिस्सा चुनते हैं, सैंपल, और कोशिश करते हैं कि ये सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक। और वेरिएबल्स? वेरिएबल वो चीज है जो बदलती है, जिसे हम मापते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसे हम बदलते हैं या जिसका असर देखते हैं, जैसे दवा की डोज। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिस पर असर देखते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर। एट्रीब्यूट कोई गुणात्मक चीज होती है, जैसे जेंडर। ये टर्म्स समझना जरूरी हैं। बिल्कुल। और जब ये डेटा आ जाता है तो उसे पेश कैसे करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी डेटा और प्रेजेंटेशन के तरीके, टेक्स्ट, टेबल, ग्राफ। हाँ, प्राइमरी डेटा वो जो आप खुद इकट्ठा करें, सेकेंडरी जो पहले से है। प्रेजेंट करने के लिए टेक्स्ट में लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, या फिर ग्राफ या चार्ट। ग्राफ सबसे अच्छा लगता है देखने में। हाँ, क्योंकि वो पैटर्न और ट्रेंड्स को एक नज़र में दिखा देता है। हजारों नंबर्स की टेबल से एक सिंपल बार चार्ट ज़्यादा आसानी से समझ आता है। सही बात। अब आते हैं एनालिसिस के टूल्स पर। सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। ये तो स्कूल में पढ़े थे थोड़े थोड़े। हाँ, ये बताते हैं कि डेटा का सेंटर कहाँ है, मतलब औसत या सबसे कॉमन वैल्यू क्या है। मीन तो अपना नॉर्मल एवरेज है। मीडियन वो वैल्यू है जो डेटा को लाइन में लगाने पर ठीक बीच में आती है। ये तब काम आती है जब डेटा में कुछ बहुत बड़ी या छोटी वैल्यूज आउटलायर्स हों। अच्छा। और मोड वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार आती है। ये तीनों मिलकर सेंटर का आइडिया देते हैं, पर सिर्फ सेंटर जानना काफी नहीं है। हाँ, ये भी तो जानना है कि डेटा कितना फैला हुआ है। यहीं आते हैं मेजर्स ऑफ डेविएशन, डिस्पर्जन। इसमें भी कई नाम है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड एरर। इनमें सबसे कॉमन या जरूरी कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये बताता है कि औसतन डेटा पॉइंट्स अपने मीन से कितनी दूर हैं। अच्छा। कम एसडी मतलब डेटा मीन के पास पास है, कम फैलाव है। ज्यादा एसडी मतलब डेटा दूर दूर तक फैला है। जैसे अगर दो दवाओं का मीन असर एक जैसा हो, पर एक का एसडी कम हो, तो कम एसडी वाली दवा ज्यादा भरोसेमंद मानी जाएगी, क्योंकि उसका असर ज्यादातर लोगों पर एक जैसा रहा। समझ गई। तो ये फैलाव जानना भी उतना ही जरूरी है जितना सेंटर जानना। बिल्कुल, ये पूरी पिक्चर देते हैं। इसके बाद सोर्स प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करता है, और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये और भारी लग रहा है। भारी लगता है, पर कॉन्सेप्ट सीधा है। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज के होने का चांस,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो घंटी वाला कर्व है जो दिखाता है कि कई चीजें कैसे बढ़ती हैं, ज्यादातर बीच में, कम किनारों पर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम अपने अंदाजे यानी हाइपोथेसिस को डेटा से चेक करते हैं। जैसे हमने सोचा कि नई दवा पुरानी से बेहतर है, अब डेटा देखेंगे। और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस? वो हमें बताता है कि जो फर्क हमें दिख रहा है वो असली है या बस चांस की बात है, एक तरह का तुक्का मीटर। अच्छा, तो ये पता लगाने के लिए कि नतीजा भरोसे लायक है या नहीं, इसमें पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का भी जिक्र है। हाँ, ये सिग्निफिकेंस टेस्ट के 2 टाइप हैं। मोटे तौर पर पैरामेट्रिक तब यूज होते हैं जब डेटा कुछ शर्तें पूरी करे, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक तब जब वो शर्तें पूरी ना हो। सही टेस्ट चुनना डेटा पर निर्भर करता है। ठीक है, और आखिर में कोरिलेशन और रिग्रेशन। कोरिलेशन बताता है कि 2 चीजें कितनी जुड़ी हुई हैं, जैसे क्या स्मोकिंग और लंग कैंसर में कोरिलेशन है। ये सिर्फ जुड़ाव बताता है, कारण नहीं। रिग्रेशन एक कदम आगे है, वो एक चीज के बेस पर दूसरी का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। जैसे उम्र के हिसाब से बीपी कितना होना चाहिए। ये रिश्तों को समझने में मदद करते हैं। और ये सब करने के लिए आजकल सॉफ्टवेयर है। हाँ, हाथ से कौन करेगा इतना सब। SPSS, R जैसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिनका जिक्र सोर्स में है। ये काम आसान कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये सोर्स हमें रिसर्च की पूरी यात्रा का एक नक्शा देता है, आइडिया से लेकर डिजाइन, एथिक्स, डेटा कलेक्शन और फिर स्टैटिस्टिक्स के जरिए उस डेटा से मतलब निकालने तक, खासकर मेडिकल फील्ड के लिए। बिल्कुल। और अगर बड़ी पिक्चर देखें तो इस पूरे ढांचे को समझना क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि हम किसी भी रिसर्च स्टडी को, किसी भी दावे को बेहतर ढंग से समझ सकें, उसे परख सकें। चाहे हम अखबार में कोई है न्यूज पढ़ रहे हों या डॉक्टर कोई नई दवा बता रहा हो, ये जानकारी हमें सबूतों के आधार पर सोचने की ताकत देती है। उस जटिल सी लगने वाली प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाती है। हाँ, पहुंच मिलाती है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, इस सोर्स ने इतने सारे नियम, गाइडलाइंस, तरीके बताए हैं, सब कुछ कितना स्ट्रक्चर्ड है, एथिक्स कमिटी है, रिपोर्टिंग के नियम है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, फिर भी इस सब के बावजूद गलती या बायस की गुंजाइश सबसे ज्यादा कहाँ रह जाती है? ये सोचने वाली बात है। क्या वो शुरुआती सवाल तय करने में, या डेटा इकट्ठा करते समय अनजाने में हुई कोई चूक, या फिर जब हम नतीजों को इंटरप्रेट करते हैं कहीं हम वही तो नहीं देख लेते जो हम देखना चाहते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है कि पूरी चेन में सबसे कमजोर कड़ी कहाँ है।